इस वीडियो लेक्चर में हम सेल एंड टिश्यू के बारे में बात करेंगे एंड इसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम थियरी भी पढ़ते चलेंगे जो हमारे एमसीक्यू को सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक है, तो पहले हम एमसीक्यू ही पढ़ेंगे और बीच में जो थियरी आएगी उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारा क्या है? वो है एटम, वाटर, सेल या केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सेल। सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी भी है एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी भी कहते हैं एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है एंड सेल कैरी आउट ऑल द इसेंशियल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। और सेल हमारे बॉडी के सभी आवश्यक फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सेल की डिस्कवरी कब किया गया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में। डेड सेल मतलब ये जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने डेड सेल खोजा था। और जो लिविंग सेल की खोज किसने की? वो एंटोनियो वॉन लुएनहॉक थे, जिसे फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा सेल की स्टडी जो है वो साइटोलॉजी में होती है और फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं, जिन्होंने रॉबर्ट हुक जो डेड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। तो ये रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन। एंड इसके अलावा अगर हम स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो स्पर्म होता है, जिसका जो कि 55 माइक्रोमीटर का होता है और इसकी लाइफ स्टाइल जो होती है 48 से 72 आर की होती है। ठीक है, और 1 ml स्पर्म में 1 ml सीमन में 15 मिली स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा या लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? तो मैच्योर ओवम है, जो कि 120 से 130 माइक्रोमीटर का होता है और इसका लाइफ स्पैन 12 से 24 आवर का होता है। इसके अलावा सेल डू नॉट डिवाइड। कौन सा सेल है जो डिवाइड नहीं होता है? तो न्यूरॉन होता है। एंड इसके अलावा लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें कि सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो न्यूरॉन है, जो कि 100 माइक्रोन 0.1 mm का होता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी तो बोन हो गया। एंड फीमेल में अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो प्लेटलेट होता है, जो कि 2.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो ये रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देयर आर द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि सेल को फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। तो बिल्डिंग ब्लॉक हमारी बॉडी की क्या है? सेल ही तो है, तो इसका करेक्ट आंसर सेल चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ जो है न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, सेल, डीएनए। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेल है। अगर इस ऑप्शन में सेल नहीं रहता तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाता वो प्रोटोप्लाज्म जाता, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को हम फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। अगर सेल नहीं रहता तो प्रोटोप्लाज्म आंसर जाता, अगर सेल है तो करेक्ट आंसर हमारा सेल ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल इज ऑप्शंस। किस ऑप्शंस के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफरेंस कर पाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रू न्यूक्लियस एंड फ्लैजिला। तो नीचे कुछ थियरी दी गई है जिसे हम पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन राउंड सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द क्रोमोसोम्स
ट्रू न्यूक्लियर एब्सेंट। ठीक है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं एंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिमिलेटेड बाय यूकैरियोटिक सेल। पहला है लैक्टेट, सल्फेट, नाइट्रोजन, ग्लूकोज। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस विच ऑर्गेनल्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। किस कौन सा ऑर्गेनल्स को पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे। न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी कुछ हम पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल्स ऑफ रोड ओवल शेप। जो माइटोकॉन्ड्रिया का सेल है का जो शेप है वो रोड या ओवल शेप या इसे सोसेज शेप भी होता है। ठीक है, एंड दे कंटेन द एंजाइम फॉर द एरोबिक स्टेज of cell respiration, thus are the site of most ATP synthesis for the oxidative metabolism. Okay, so it's also called the powerhouse of cell. इसके अलावा भी हम कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है और इसे हम पावर हाउस तो कह ही रहे हैं, एटीपी मिल ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि एटीपी का सिंथेसिस साइट है यह। ठीक है, इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, मीन्स इसके डबल मेम्ब्रेन है। एक अंदर वाला जिसे इनर कहेंगे जो कि रफ होता है, एक आउटर वाला जो कि स्मूथ होता है। ठीक है, और जो इसका शेप है ऑलरेडी बात किया कर लिया कि ओवल शेप, सुसे शेप या रॉड शेप का होता है। डायमीटर इसका जो है 0.5 माइक्रोमीटर होता है और इट इज सेमी ऑटोनॉमिक, मीन्स यह अपने डिसीजन खुद लेता है, इट्स टेक ओन डिसीजन। ठीक है, तो ये रहा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच सेलुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सेलुलर कंपोनेंट जो है कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइटोकॉन्ड्रिया, रिसेप्टर, लाइसोसोम्स, एल एल ए मॉलिक्यूल्स। तो हमने ऑलरेडी अभी जस्ट ऊपर ही पढ़ा है कि सेलुलर कंपोनेंट के मेटाबॉलिज्म ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक रिस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय। तो एरोबिक रिस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन। तो प्रोटीन कौन सा प्रोटीन साइटोस्केलेटन को बनाने के लिए इन्वॉल्व होता है। तो एक्टिन, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा एक्टिन जाएगा। नीचे इसके बारे में कुछ थियरी दी गई है तो उसे हम पढ़ लेते हैं। साइटोस्केलेटन इज अ इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ सेल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टाइप ऑफ फिलामेंट्स। ठीक है, जो साइटोस्केलेटन है वह इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि 3 टाइप ऑफ फिलामेंट्स होते हैं इसमें, जिसे माइक्रो फिलामेंट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि फाइब्रिल ऑफ प्रोटीन एक्टिन। ठीक है, फिर कह रहा है माइक्रोट्यूबुलर्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इट मेंटेन सेल शेप। जो साइटोस्केलेटन होता है वो सेल की शेप को मेंटेन करता है एंड अलाउिंग द चेंजेस इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेरॉयड सिंथेसिस अकर विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पहला है पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्जी एपरेटस एंड नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है वो माइटोकॉन्ड्रियन है। ठीक है, नीचे कुछ थियरी है कि स्टेरॉयड सिंथेसिस अकर इनटू द साइटोप्लाज्म एंड
माइटोकॉन्ड्रिया। स्टेरॉइड का सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रियन आंसर जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द एक्वस पोर्शन component of cell within which various organelles and particles are suspended is। ठीक है, कह रहा है कि हमारे सेल का एक्वस कंपोनेंट मीन्स वाटरी कंपोनेंट विदिन विच वेरियस ऑर्गेनेल्स, जिसमें वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड पार्टिकल आर सस्पेंडेड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोब्लास्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ थ्योरी दी गई हैं कि साइटोप्लाज्म मीन्स ऑल द कंपोनेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म उसको कहते हैं कि हमारी सेल जो न्यूक्लियस है और सेल का जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में जितनी भी कंपोनेंट है वो सब साइटोप्लाज्म है। ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म इंक्लूड साइटोसोल्स एंड ऑर्गेनल, लेकिन इस साइटोप्लाज्म में साइटोसोल्स भी है और ऑर्गेनल्स भी है। जो ऑर्गेनल्स है मीन्स जो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्जी एपरेटस हो गया, ये सब उस साइटोप्लाज्म के अंदर के ऑर्गेनल्स हैं। लेकिन साइटोसोल जो है इज़ ओनली फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का ओनली फ्लूइड वाला पार्ट है एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें हम बताते हैं कि साइटोप्लाज्म इज अ कंटेन अप्रोक्स 70% ऑफ वाटर। मीन्स जो इस साइटोप्लाज्म जो है वो लगभग 70% वाटर का कंटेन होता है, और जो वाटर वाला कंपोनेंट है इसे ही हम साइटोसोल्स कहते हैं। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म हो में और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं, फ्लूइड इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने 70% ऑफ वाटर है इसे हम साइटोसॉल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द ऑर्गेनेल्स कंसर्न विद द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड दी। ठीक है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड। पहला है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑन फ्री राइबोसोम्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें कुछ थियरी दी गई हैं उसे भी पढ़ लेते हैं कि राइबोसोम्स अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मीन्स जो आउटर वाला पार्ट है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है फॉर द यूज़ ऑफ आउटसाइड द सेल, एंड फ्री राइबोसोम्स सिंथेसिस प्रोटीन यूज इन साइटोसोल्स। और जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का, जो कि साइटोसोल्स में यूज होता है। साइटोसोल्स क्या है, ऑलरेडी हमने पढ़ ली है कि फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ओके, एंड राइबोसोम्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज प्रोटीन यूज ओनली इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। जो राइबोसोम्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं वो केवल
ओनली यूज्ड इन माइटोकॉन्ड्रियम यूज होता है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। मीन्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अलावा भी हम कुछ जान लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स या कॉम्प्लेक्स। ठीक है। दो टाइप तो पढ़ ही लिया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। स्मूथ वाले को हम क्या कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर साइट। और दूसरा जो रफ वाला है उसे हम ग्रैनुलर कहते हैं। ए ग्रैनुलर मतलब ग्रैनुलर्स जो होते हैं वो एब्सेंट रहेंगे इसमें स्मूथ वाले में, और रफ वाले में ग्रैनुल्स प्रेजेंट होंगे। स्मूथ वाला है डज नॉट कंटेन अ राइबोसोमल ग्रैन्यूल्स अपन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे राइबोसोमस ग्रैन्यूल्स नहीं रहेंगे और रफ वाले में प्रेजेंट रहेंगे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉयड कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन दैट आर टू बी यूज आउटसाइड द सेल सिंथेसिस, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ठीक है। तो हमने कुछ फंक्शन पढ़ लिया और इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिकेशन ऑफ टॉक्सिक, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं इसको डिटॉक्सिकेशन करेगा। एंड सबस्टांस ऑफ द सेल एंड स्टोर द कैल्शियम, और ये कैल्शियम को भी स्टोर करके रखता है। ठीक है। तो ये रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विथ द सिंथेसिस ऑफ। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंथेसिस प्रोटीन फॉर द यूज ऑफ द आउटसाइड द सेल। ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्रोटीन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ। प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन कौन करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है या फिर गोल्जी अपरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू रिपेयर कैन टेक प्लेस ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच अकर इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जाएगा राइबोसोम्स। ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो राइबोसोम्स इज अ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। हमारे सेल का स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स है। राइबोसोम्स फाउंड ऑन टू फॉर्म। दो फॉर्म में राइबोसोम्स होते हैं। पहला है बाउंडेड राइबोसोम्स। ठीक है। और एक होता है फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और एक बाउंडेड होता है राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स बाउंडेड है उसके बारे में तो कुछ हम पढ़ लेते हैं कि इट इज़ अ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, स्मूथ एंड रफ। तो जिस एंडोप्लाज्मिक पार्ट पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यही जो प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वो बाउंडेड राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। एंड अदर भी इसके नाम है प्रोटीन। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं, इसे हम इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं, हाईएस्ट इन नंबर। और ये हमारे हाईएस्ट इन नंबर मतलब हमारे सेल में हाईएस्ट इन नंबर रहता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा राइबोसोम्स के बारे में कि राइबोसोम्स को हम
प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह रहे हैं, इंजन ऑफ सेल भी कह रहे हैं, एंड ये नंबर में अत्यधिक भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रहा अबाउट राइबोसोम्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी। मतलब सेलुलर को एक्टिविटी करने के लिए कौन सा मीडियम जो है वो सूटेबल है। एसिडिक मीडिया, न्यूट्रल मीडिया, बेसिक, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव तो होगी नहीं, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। इसका करेक्ट आंसर जो है वह सी, बेसिक। इसकी कुछ थियरी भी दी गई हैं कि द पीएच ऑफ द साइटोप्लाज्म फॉर द नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी इज अराउंड 7.2, जो कि बेसिक नेचर का है, और नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी करने के लिए यह 7.2 जो है वो बेसिक नेचर का है, और इसमें सेल जो है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें जो एक चीज़ है, एक्सेप्ट लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है इसका जो पीएच होता है अराउंड 5 के नियर बाई होता है। ठीक है, एंड इसके अलावा कह रहे हैं कि न्यूट्रल, मतलब अगर 7 हो जाए, न्यूट्रल और इवन स्लाइटली एसिडिक pH मीन्स 6.95 मे बी रिजल्ट इनटू द कोमा एंड डेथ। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 इज नॉर्मल pH ऑफ द ब्लड इन द टेस्टिकुलर वेन, फ्लूइड विद इन अ टिपिकली सेल, ब्लड इन रीनल आर्टरी एंड यूरिन। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लूइड विद इन अ टिपिकली सेल। जो टिपिकल सेल होते हैं उसके अंदर के फ्लूइड का pH 7 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर इज देयर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड इन सेल ऑफ बॉडी। हाउ मच वाटर इन देयर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड इन सेल ऑफ आवर बॉडी। ओके, 25%, 50%, 70% एंड 80%। तो इसका करेक्ट आंसर है 50%। साइटोसोल्स मीन्स इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है, द फ्लूइड पोर्शन ऑफ सेल constitute about 55% of total cell volume, and cytosols consist of 90% of water and 10% other various dissolved substances like glucose, amino acids, iron, waste product। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वापोरिन आर सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, वाटर चैनल एंड क्लोरीन चैनल। नेक्स्ट जो इसकी थियरी दी रखी है, एक्वापोरिन इज अ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट लेट्स वाटर फ्लो इनटू आउट ऑफ सेल फॉर्म ऑफ वाटर चैनल। तो इसका करेक्ट आंसर वाटर चैनल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन डीएनए एंड क्रोमोसोम्स के रिगार्डिंग है। पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स कंटेन, क्रोमोसोम्स बने होते हैं, कंटेन होते हैं डीएनए आरएनए बोथ नोन। तो क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं। थियरी कह रहा है कि क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर linear long standard of DNA and some associated protein that carry genetic information from one generation to another। आइए हम डीएनए के बारे में कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं। डीएनए इज़ अ डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म जो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है, वहीं आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। तो हम यहाँ पे डीएनए के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं कि डीएनए का कंपोजिशन क्या है। ये फॉस्फेट, सुगर डाइऑक्सीराइब एंड नाइट्रोजिनस बेस से मिलके बना होता है। ठीक है, इसके जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो दो होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन के अंदर एडिनिन गुआनिन आएगा, एंड पिरामिडीन के अंदर थायमिन और साइटोसिन आएगा। और इसके अंदर जो बॉन्ड बनता है एडिनिन के साथ थायमिन का बनेगा और गुआनिन के साथ साइटोसिन का बनेगा।
एंड इसके अलावा हमने फंक्शन तो ऑलरेडी बात कर लिया है कि ये जेनेटिक मटेरियल है विच और कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नेक्स्ट चीज़ नोट में है कि म्यूटेशन इन डीएनए, अगर डीएनए में म्यूटेशन होने लगे तो एबनॉर्मल सेल को प्रोड्यूस करने लगेगा जो कि मैलिग्नेंट सेल बन जाएगा। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम, यह एक ऐसा टेक्निक है यूज इन रिसर्च पैटर्निटी आइडेंटिकल के लिए या लीगल सिचुएशन में इसे हम यूज करते हैं, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए इज कंटेन इन क्रोमेटिन न्यूक्लियो न्यूक्लियोली क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियस। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है डी इज अ करेक्ट आंसर, न्यूक्लियस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन राइबोसोम्स न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है क्रोमोसोम। तो आइए हम क्रोमोसोम के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं कि क्रोमोसोम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है, मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन हिस्टामीन, ठीक है, हिस्टोमाइन। अगर हम, एक होता है एलोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, एक होता है ऑटोसोम्स, जिससे नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, लाइक जैसे एक्स वाई एक्स एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, जिसे एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। दूसरा होता है ऑटोसोम क्रोमोसोम्स, जिसे नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। यह जो होता है कैरी द हेरिडिटिक फीचर and maintain the hereditary function, like human have a 20 set of chromosomes, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46 48 50 52। 46 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मैनी जीन्स, 1,000 10,000 1,00,000 एंड 10,00,000। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो है ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मैनी जीन्स, 1,00,000। इनिशियली प्रिडिक्शन ऑफ ह्यूमन जीन्स आर 1,00,000, नाउ इट इज़ रिवाइज्ड एंड एस्टिमेटेड 20,000 से लेकर के 25,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स जो है गणना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज अकम्प्लिश बाय डीएनए, मैसेंजर डीएनए, ट्रांसफर डीएनए, बोथ ए एंड बी। तो हमने अभी बात किया कि डीएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाता है। इसके अलावा हम बात कर लें, इसमें भी कुछ थियरी दी गई हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया है तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडर वॉल फोर्स। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीएनए डबल हेलिक्स इज मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड फॉस्फोडीस्टर बॉन्ड एंड वंडर वॉल फोर्स। नेक्स्ट ऊपर जो क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया है हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, सेम ये क्वेश्चन जो है अलग तरीके से पूछ दिया गया है, इसमें भी हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंपाउंड प्यूरिन एंड pyrimidine आर,
होमोसाइक्लिक, मेटासाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एंड मोनोसाइक्लिक। तो इसकी कुछ थियरी है जिसे हम पढ़ते हैं कि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन आर द पेरेंट of a group of heterocyclic nitrogenous compound। एंड दूसरा हेडिंग कह रहा है कि दूसरी लाइन कह रही है कि साइटोसिन थायमिन फाउंड इन डीएनए, हाँ, एंड यूरासिल फाउंड इन आरएनए आर pyrimidine। मतलब ये जो साइटोसिन थायमिन और यूरासिल है वो pyrimidine है, और एडेनिन ग्वानिन फाउंड इन बोथ डीएनए और आरएनए जो कि प्यूरिन है। मीन्स प्यूरिन एडेनिन और ए जी प्यूरिन है, और टी सी यू जो है हमारा पिरिमिडीन है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, द बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट अब्सेंट इन आरएनए। कौन सा जो बेस है प्रेजेंट होता है डीएनए में लेकिन आरएनए में एब्सेंट होता है? तो अगर आपने ऊपर की लाइनिंग ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आप आंसर जरूर दे देंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है ग्वानिन, थायमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। तो हमने बात किया कि डीएनए में साइटोसिन भी होते हैं, थायमिन भी होते हैं और यूरासिल भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, थायमिन। जो थायमिन होता है वो आरएनए में अब्सेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेनिन इन डीएनए स्ट्रक्चर पेयर विथ। मीन्स ये एडेनिन जो है जो डीएनए में प्रेजेंट है और ये किसके साथ पेयर बनाता है? तो आंसर जाएगा थायमिन। थायमिन के साथ ये अपना पेयर बनाता है। कह रहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए। पिरिमिडीन हमने बात किया कि जो पिरिमिडीन है वो है हमारा टीसीयू, थायमिन है, यूरासिल है और साइटोसिन है। तो पिरिमिडीन प्रेजेंट इन डीएनए, तो कौन सा प्रेजेंट है? तो आंसर जाएगा थायमिन जो है हमारा पिरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्यूरिन बेस फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। और कौन सा प्यूरिन बेस है जो डीएनए और आरएनए दोनों में होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा एडेनिन जो है वो हमारे आरएनए में भी है और हमारे डीएनए में भी मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ द जीन्स इनटू द मैसेज आरएनए mRNA इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे कुछ थियरी दी गई उसे हम पढ़ते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। ड्यूरिंग दिस स्टेप, इस स्टेज के दौरान सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए जिसे हम mRNA कहते हैं, molecules occur by a complementary copy of DNA genes. This take place in nucleus of the cell। यह सेल के अंदर ही हो रहा है। एंड दी mRNA then travel, जो mRNA मैसेंजर mRNA है then travel to the ribosomes in साइटोप्लाज्म के पास जाता है। एंड द राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर यूजली डज नॉट अकर? डीएनए टू डीएनए पॉसिबल है, डीएनए से आरएनए पॉसिबल है, डीएनए टू प्रोटीन यह पॉसिबल नहीं है। ऑल अकर इन वर्किंग। तो इसमें जो हमारा डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए भी बनता है, लेकिन डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बन जाए यह पॉसिबल नहीं है। कुछ थियरी है कह रहा है कि डीएनए टू प्रोटीन formation never occur into the cell. For protein synthesis, first DNA form mRNA and then mRNA into ribosomes form a protein। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेडिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन इन द डीएनए रिपेयर सिस्टम इज ब्लूम सिंड्रोम,
नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पॉली सिंड्रोम एंड पैरेर रूबिन सिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो कि एक मेडिकल डिसऑर्डर है, म्यूटेशन जिसमें होता है डीएनए में। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। एंड इसके अलावा यह वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव रहा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर माय channel and subscribe and press the bell icon for the latest updated knowledgeable video. Thank you for watching.